आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। एक कहावत है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, जो कौम अपने इतिहास से नहीं सीखती, वो खुद इतिहास हो जाती है। इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तब तक मैं आपको एक दो किस्से सुना देना चाहता हूं। बात है सन 85-86 की। इसी प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में, अतीक अहमद नया नया जवान हुआ था। इसका भाई अशरफ इसके साथ होता था और इसके दो चार गुंडे होते थे। चांद बाबू उनमें से एक मुख्य होता था। एक प्रोफेसर साहब हुए हैं एसके यादव, मुलायम सिंह यादव। उन दिनों बहुत प्रोमिनेंट नेता हो चुके थे जनता दल के और समाजवाद के बड़े प्रखर वक्ता थे, समाजवाद का चेहरा थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत दबदबा रखे थे। उनका कद बहुत बड़ा हो चुका था 85-86 में। एसके यादव की भाभी एक टीचर थी और सरकारी बस से अपने घर इलाहाबाद से पढ़ाने जाया करती थी, एक रूरल एरिया में स्कूल में। तो उन्होंने घर पे आके शिकायत करनी शुरू की कि एक गुंडा मुझे तंग करता है और अब तो इतनी उसका मनमानी बढ़ गई है कि उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। एसके यादव और उनके भाई गए और उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने एसके यादव के भाई को थप्पड़ जड़ दिया। एसके यादव को ये बात नागवार गुजरी, वो मुलायम सिंह यादव तक गए। अब आप सोच के देखिए, एक यादव दो यादव, आज तो पूरे उत्तर प्रदेश के यादव, मतलब उसमें से मतलब मेजॉरिटी यादव आज अखिलेश यादव के पीछे हैं, बस इसलिए कि यादव जी हमारी जान बचाएंगे। अभी पिछले दिनों ना एक 14 साल के यादव युवक की, विपिन शायद क्या नाम था उसका, हमने उस पर वीडियो भी बना रखी है, उसकी बड़ी नृशंसपूर्ण तरीके से हत्या कर दी थी एक भाईजान ने। अखिलेश यादव या उनकी पार्टी ने संज्ञान तक नहीं लिया था, इतने ही आपके खास है। तो एसके यादव भी अपने आप को बहुत बड़ा यादव समझते थे और मुलायम सिंह यादव तक गए थे और मुलायम सिंह यादव ने सरेंडर कर दिया था। वो कहते इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आप पुलिस के पास चले जाएं। पुलिस के पास तो आप जानते हैं भाई, एक मनमाना सौदा, ऊपर से अल्पसंख्यक, ऊपर से आप जानते हैं सारी बात। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बल्कि एसके यादव और उनके भाई को बुला के समझाया कि मुकदमा वापस ले लो। कल को जब ये गुंडा, चांद बाबू उसका नाम था, जब छूटेगा तो सोचो तुम्हारा क्या हाल करेगा, तुम लोग का क्या हश्र करेगा। एसके यादव नहीं माने, मुकदमा लड़ते रहे। चांद बाबू छूट के आया और एसके यादव को सरे बाजार उसने दौड़ा दौड़ा के पीटा। इलाहाबाद में आप किसी से बात पता कर लीजिएगा, 85-86 के दशक में सारे ये बात बताएंगे। उन दिनों इलाहाबाद में इसी अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रश्रय देते थे एक होटल मालिक थे। बाद में आपको पता है जब अतीक अहमद का पीक आया, चरम आया 2002-2001 में, जब ये 2-3 बार विधायक हो गया, गुंडा हो गया, पूरा बाहुबली हो गया, तो उसी होटल पे इसने कब्जा किया। शायद होटल का नाम था रॉयल होटल। और वो महाशय 20 साल लखनऊ की गलियों में दौड़ते रहे। उनका कोई रिश्तेदार बताते हैं डीआईजी था उन दिनों और मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह के समय वो गए और मुलायम सिंह ने हाथ खड़े कर दिए थे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे 2002 से 2007 वाली पहली, जब उनकी सत्ता आई थी पूर्णतः। मुलायम सिंह यादव ने हाथ खड़े कर दिए। इतने ही खास थे मुलायम सिंह और आज इतने ही खास हैं अखिलेश यादव के। जब भाईजान की बात आती है तो ये इनका स्टैंड हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़े नेता हुए। 98 से लेके 2024 तक कभी कोई चुनाव ही नहीं हारे। 45% से कम कभी वोट ही नहीं मिला। बहरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा लड़ते थे। मिनिमम वोट एक बार जो उनको 98 में पहली बार मिला था वो भी शायद 44.5% था और बीच में तो 56% वोट उनको मिलता रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता थे और वहां तृणमूल कांग्रेस से जो भी कैंडिडेट लड़ता था वो हारता रहता था। फिर वहां तृणमूल कांग्रेस ने इस बार ममता दीदी ने वहां से कैंडिडेट दिया, यही क्रिकेटर यूसुफ पठान, सी ग्रेड क्रिकेटर है, इरफान पठान का बड़ा भाई। अधीर रंजन चौधरी 31% वोट पे सिमट गए और भाई 98 में जीते, 99 में भी जीते, उसके बाद 2004 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते, 19 में जीते। आप सोच के देखिए, 6 टर्म जीतने के बाद भी 7वां टर्म हार गए और वोट परसेंटेज 20% से कम हो गया। क्यों? क्योंकि भाईजान के सामने एक ऑप्शन आ गया, एक और भाईजान। अब इस भाईजान पे आता हूं। ये दोनों भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर हुए। इरफान पठान का तो भाई जब डेब्यू हुआ था तो उस वक्त तो क्या बात है, वो बहुत अच्छा बॉलर हुआ। बाद में यूसुफ पठान भी बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हुए। जब 2010 में इन दोनों भाइयों के पास पैसा आ गया तो वडोदरा में इन्होंने एक बहुत आलीशान बंगला बनवाया। अब उस बंगले के बगल में एक सरकारी प्लॉट था, वो भी काफी अच्छा खासा बड़ा प्लॉट था। इन दोनों भाइयों ने उस प्लॉट पे कब्जा कर लिया। तो वडोदरा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कोर्ट चला गया। कोर्ट ने आदेश कर दिया खाली कर दो। तो ये दोनों भाई उस वक्त
इन्होंने कब्जा मेंटेन रखा, अपनी गुंडागर्दी मेंटेन रखी, और उस घर को इन्होंने खाली नहीं किया, उस प्लॉट को कभी खाली किया, उसको आज भी यूज करते रहे। कल वडोदरा हाईकोर्ट में पेशी थी, वहां यूसुफ पठान पहुंचे और बोले क्योंकि मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हूं, मेरी जान को खतरा, मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो आप बोलिए जो पैसे बनते हो मैं पैसे दे देता हूं, वो प्लॉट मुझे दे दिया जाए। क्रोनोलॉजी समझ आ रही है? ये तक जब तक तो ये कमजोर रहते हैं, जब तक तो इनके बाप एक मस्जिद में मौलवी थे शायद, तब तक तो ये दोनों भाई बहुत शरीफ थे और वडोदरा में बड़ी मतलब अच्छा इनको माना जाता था कि बड़े सभ्य हैं। पावर और पैसा आते ही सबसे पहले सरकारी जमीन पे कब्जा किया, पावर और पैसा आते ही एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, पावर और पैसे का जितना नाजायज फायदा हो सकता है उतना उठाते हैं। और ये क्रोनोलॉजी आज से नहीं आ रही है, आप मिडिल ईस्ट पूरा उठा के देख लीजिए, आप लेबनान, इससे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेबनान है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज का टर्की है। भाई वहां एक व्यक्ति आया, राष्ट्रपति हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं पूरे के पूरे टर्की को सुधारूंगा, और उन्होंने पूरा टर्की सुधार दिया। आज भी टर्की एकदम लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड है। मैं गया हूं एक बार, वहां जाके आपको फील नहीं हुआ कि आप एक इस्लामिक कंट्री में है, लेकिन वहां भी वैसे लोग आ गए हैं, ऐसे मतलब एकदम चरमपंथी आ चुके हैं, जो कोई पूरी कोशिश है कि वो टर्की को भी लेबनान बना के बनेंगे। लेबनान को तो पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था ना, ऐसा बताते हैं लोग कि मतलब पेरिस से भी ज्यादा खुली आजादी थी लेबनान में, लड़कियां मिनी स्कर्ट्स और एकदम शर्ट्स और कोट पैंट और टाई पहन के घूमती थी, और एकदम खुला कल्चर था जैसा वेस्ट में होता है। लेकिन वहां एक चरमपंथी सरकार आई, वहां चरमपंथियों का राज हुआ, और देखिए आज लेबनान का क्या हाल किया। ये हाल ईरान में भी हुआ है और ये हाल इंडिया में भी हुआ। मैंने आपको एक शुरू में कहावत सुनाई थी ना कि जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं वो खुद इतिहास बन जाते हैं। तो वो कम्युनिटी है हमारे पंजाबी कम्युनिटी। वर्ग विशेष का नाम नहीं लूंगा। जब आप शाहीन बाग के लिए गुरुद्वारों में लंगर लगाएंगे ना, तो जब मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो आपके साथ भी वो करेंगे जो वो आज तक करते आए। आज पंजाब से आप भैया भगा रहे हो ना, बड़ी अच्छी बात है, भगाना चाहिए। मैं तो खुद उसका पक्षधर हूं कि भगा दो भैया, भगा दो, उनको भी अकल आ जाएगी और आपको भी होश आ जाएंगे। 6 महीने में आपको भी नून तेल का भाव पता चल जाएगा। भोजपुरी में कहावत है कि बेटा ज्यादा उड़ो मत, अभी नून तेल का भाव नहीं पता है। ये जो लोग आज भैयों को लाउड स्पीकर लगा के उनकी रेडियां पलटा रहे हैं और उनको भगा रहे हैं ना, 6 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगा उनके चरण चाटते हुए इसी यूपी इसी बिहार में वॉल्वो बसें लेके पहुंचेंगे और वहां जाके हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि प्लीज चलो, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद होगी, हमारी एग्रीकल्चर बर्बाद होगी। आज अगर यूपी बिहार का आदमी पलायन कर जाए वापस ना, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात और महाराष्ट्र तरफ निकल जाए, तो मैं आपको पंजाब को जाके उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार में पैरों में गिरते दिखाऊंगा उन्हीं ठेकेदारों की जिनको आज मार के आप वहां से भगा रहे हो। होशियारपुर में 200 रेडियां लगती थी, सारे के सारा बिहारी समाज और यूपी के लोग लगाते थे। आज वहां 20-30 रेडियां लगती हैं, सिख समाज के लोग और पंजाब के लोग लगा रहे हैं। 10 दिन बाद मैं आपको जाकर लाइव दिखाऊंगा, वहां से 2 रेडी नहीं मिलेंगी। ये कम्युनिटी मेहनत कर नहीं सकती, वो पुरानी बातें थी जब ये बहुत मेहनत कश होते थे। पूरी तरह नशे से टूट चुके हैं, माइग्रेशन इनकी नस नस में घुस चुका है। आज अगर कोई यूरोपियन कंट्री ऑनरेबल वीजा दे दे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सवेरे 50% पंजाब गायब हो जाएगा। अगर एक यूरोपियन कंट्री, मैं इंग्लैंड अमेरिका कनाडा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, आज ऑन अराइवल वीजा दे दे, सवेरे पंजाब आपको मैं खाली दिखाऊंगा। तो जिस स्टेट में माइग्रेशन का ये हाल है, जिस स्टेट में नशे का ये हाल है कि उस भाई सुखबीर बादल के साले थे मजीठिया, बहुत प्रोमिनेंट लीडर, बहुत बड़ा चेहरा पंजाब का, उनके ऊपर शरेआम आज वो चिट्टे और अनअकाउंटेड मनी के लिए जेल में है। उनके ऊपर शरेआम इल्जाम लगते रहे कि चिट्टे का कारोबार कराते थे। तो जिस स्टेट, अच्छा आप सोच के देखिए ना, पंजाब एक ऐसा स्टेट है, मेरी इस वीडियो को देख कर सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, अफीम को नशा मानते ही नहीं है। अफीम तो दवाई है जी, और हफ्ते च कदी वारी माड़ी जी लै लेनी चाहिए, इन्नी की डली लै लेनी चाहिए, इन्नी की डली लै लेनी चाहिए है। अफीम नूं तो अफीम तो दवा हुंदी है, बीपी बूपियां दर्दा दुर्दा नूं ठीक कर देती है। तो जिस स्टेट में नशे को एकदम लीगलाइज करने की बातें हो रही हो, वो स्टेट काम नहीं कर सकता। और मैं सिख समाज के भाइयों से और पंजाब के लोगों से एक अपील करूंगा कि इन गोल टोपियों से बच के रहो। ये वही थे जिन्होंने हमारे गुरुओं का कत्ल किया, ये वही थे जिन्होंने हमारे देश की संपत्ति लूटी, ये वही थे जिन्होंने हमारी बहन बेटों की इज्जत लूटी। नहीं तो सन 47 में वो जो ट्रेनें पाकिस्तान से आती थी उनको याद कर लो। कल वैसे यूसुफ पठान को तो कोर्ट ने बोला कि तुम्हारी सारी गुंडागर्दी तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी, लेकिन पंजाब से जो खबरें आ रही हैं वो सच में डरावनी है। पंजाब के लोग यूपी और बिहार के हिंदुओं को तो भैया कहते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद और बागपत, बड़ौत और मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को भाईजान और बड़ी इज्जत से बुलाते हैं।
भूल गए 300 साल में अपना इतिहास भूल गए आप साहब, 350 साल में। याद करिए कि जुझार सिंह, अजीत सिंह और उनके 2 छोटे भाइयों गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों, चारों साहिबजादों को एक हफ्ते के अंदर इन्हीं मुगलों ने 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को मारा है। याद करिए पार्टीशन में वो जो ट्रेन आती थी पाकिस्तान में, वो लाशों से भरी होती थी। याद करिए कि पंजाब में वो दादाजी ने किस्सा सुनाया था कि मैंने उस दिन अपने घर की 16 या 17 औरतों और लड़कियों को अपने हाथ से उनकी गर्दन काटी थी, क्योंकि उनको पता था कि वैसी दरिंदियां उनको छोड़ेंगे नहीं, और अपने हाथ से अपने घर को आग लगा के सारी लाशों को उसमें जला दिया था कि कम से कम लाशें तो बच जाएंगी। याद करिए, अपने इतिहास को भूलिए मत। आपने इस वीडियो को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।